ठीक है तो क्या चीज़ नहीं सही। देखो हम लोग बात करते हैं पहले रिसर्च। तो पहले भी हम क्वेश्चन कर चुके साथ आप नहीं थे कि क्या डिफरेंस है सर्च में और रिसर्च में। तो सर्च क्या होता है, जो पहली बार सर्च करना होता है, और रिसर्च क्या होता है जिसमें हम बार बार सर्च की हुई चीज़ पे वापस सर्च करते हैं, है ना, कि कोई और नई चीज़ निकल आए उसके लिए। तो यहाँ पर पहले हम लोग बात कर रहे हैं रिसर्च मेथडोलॉजी की। तो रिसर्च कैसे करेंगे इस मेथड का हम लोग स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कुछ चीज़ें, उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले बात आती है मैनुअल ट्रीटमेंट की। ये मैनुअल ट्रीटमेंट क्या होता है ना। तो इसमें कौन काम करता है। तो मैनुअल ट्रीटमेंट में जो होगा, फिजियोथेरेपिस्ट जो होता है वो खुद कोशिश करता है मसल्स को ढीला करने के लिए, है ना। तो इस तरीके काम करता है, मसल्स ढीला हो जाए या पेन कम हो जाए तो मसाज करता है। इस तरह से वो करके उसको ठीक करने की कोशिश करता है। कौन करता है, फिजियोथेरेपिस्ट। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो पेशेंट है वो काम नहीं करता, वो सिर्फ बैठा है रिलैक्स, और फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो उसको ट्रीट दे रहा है, ठीक है ना। तो ट्रीट दे रहा है तो वो मसाज कर सकता है, मसल्स ढीली करने के लिए कुछ भी कर सकता है ना, कोई भी एक्सरसाइज करा सकता है सब पर खुद करेगा, करवाएगा नहीं, ध्यान देना। तो जो मैनुअल ट्रीटमेंट होता है उसमें फिजियोथेरेपिस्ट को काम करना पड़ता है, ठीक, और मरीज पर। दूसरा जो होता है, दूसरा जो ट्रीटमेंट जो होता है जिसको बोलते हैं थेराप्यूटिक, THERAPEUTIC, थेराप्यूटिक। थेराप्यूटिक क्या होता है, इसमें अब पेशेंट को काम करना है, ठीक ना। अब हम पेशेंट से कहें, जैसे हमने उसको मसाज वसाज करा, उसको कुछ असर ही नहीं हुआ, हमने कुछ नस ढीला करने की कोशिश करी, कुछ हुआ ही नहीं, तो हम उससे कहेंगे अब आपको काम करना है। हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी तो हम लोग मसाज करके या कुछ और करके उसको ठीक कर देंगे, कुछ अपनी तरफ से कुछ भी ना नसों को ढीला कर देंगे। लेकिन इससे आराम नहीं मिला तो उससे कहिए अब आप काम करो, रोज एक्सरसाइज करो। यानी कि जब एक्सरसाइज खुद पेशेंट करने लगे तो उसको बोलेंगे थेराप्यूटिक। उसमें कौन का रोल, उसका रोल कौन है, जो खुद कर रहा है पेशेंट एक्सरसाइज अपने को ठीक करने के लिए, तो उसको बोलेंगे थेराप्यूटिक। समझ पा रहे हैं ना। तो दो ने बताया मैनुअल में क्या होता है, जैसे हर जगह होता है मैनुअल, जैसे जाते हैं डॉक्टर टच करते हैं, छूते हैं, देखते हैं आप सही हो कि नहीं है, कैसे पल्सेस चल रही है, ऐसे आराम मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, उसके बाद उसको सजेस्ट करते हैं। तो मैनुअली सभी लोग करते हैं, है ना। समझ पाए मेरी बात को। मैनुअली मतलब जो फिजियोथेरेपिस्ट होगा, जैसे पेशेंट आया उसको रिलैक्स बैठा देगा, फिर मैं ट्राई करता हूँ। तो अगर हल्का फुल्का होगा तो हो सकता है ठीक ठाक कर दे, है ना, मसल्स ठीक कर दे, या फिर मसाज से प्रॉपर कर दे, पेन वगैरह जो है वो सब ठीक ठाक। तो ये मरीज वो ये कौन कर रहा है, फिजियोथेरेपिस्ट। और जब मरीज को करने को कहा जाएगा कि आपको रोज आना है, मेरे सामने करना है या घर में करना है, ये एक्सरसाइज आपको करना है, तो उसको क्या बोलेंगे, थेराप्यूटिक। ठीक, तो थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट कहते हैं इसको, तो समझ गए होंगे। तो इसमें चार्ट भी बना, आपको मिलेगा नोट्स, तो बता देते हैं। जो ये थेराप्यूटिक से लॉन्ग टर्म चलता है, और जो मैनुअली है वो शॉर्ट टर्म चलता है। उसने आया, डॉक्टर ने देखा, पेशेंट आया, डॉक्टर ने देखा, देखने के बाद उसको लगा कि बस थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, तो ठीक हो भी गया, तो इस मैनुअली हो गया। नहीं ठीक हुआ तो लॉन्ग टर्म चले जाएंगे, उसको रोज एक्सरसाइज करने के लिए कहेंगे। तो अगर बात करी जाए कि कंपैरिजन करा जाए मैनुअल और थेराप्यूटिक में, तो पहले बात है हु डज वर्क। तो इसमें अगर मैनुअल की बात करें तो डॉक्टर वर्क करेगा विद देयर हैंड्स, डॉक्टर विल वर्क विद देयर हैंड्स, डॉक्टर अपने हाथों से काम करेगा, है ना। और आप क्या करो, बैठे रहोगे, एक्सरसाइज करवाओगे, ठीक। दूसरा थेराप्यूटिक में क्या होगा, आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, समझ पा रहे हो ना। हाँ,
मेरा कहने का मतलब है कि मरीज आया तो इसमें कौन पहले रोल, किसका रोल पहले होगा? तो वैसे जनरली डॉक्टर का ही रोल पहले होता है, यानी फिजियोथेरेपिस्ट का रोल सबसे पहले होगा। तो पूछा गया है हु डज द वर्क, तो इस समय मैनुअली में डॉक्टर वर्क करेगा, ठीक है ना। और जब मैनुअली नहीं होगा, जिसको हम बता रहे थेराप्यूटिक, तो थेराप्यूटिक में कौन काम करेगा? पेशेंट काम करेगा, ठीक है, ये बताया। दूसरा है रोल क्या होगा, आप जो मैनुअली डॉक्टर जो होगा वो रिलैक्स होगा, पॉजिटिव सोचेगा कि हाँ चलो ठीक कर देंगे, है ना। और थेराप्यूटिक में आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। जैसे सोचो कि वो देखो हम गए सीट पे बैठ गए, बैठ जाने के बाद डॉक्टर साहब आए, हमारे मसल्स को ठीक करने की कोशिश करें, हमारे हड्डी वगैरह ठीक करने की कोशिश, गर्दन नहीं होगी तो गर्दन को मोड़ने की कोशिश अपने हाथों से करी। तो अगर ये सब करी मोड़ने की कोशिश और सक्सेस हो गए क्या, तो उसमें जो पेशेंट का रोल होना ही रोल किसका रहा? डॉक्टर का। अब नहीं ठीक हुआ, हमने देखा नहीं हो पाएगा, गड़बड़ है, तो हम ये कहेंगे कि भाई आप रोज आओ, रोज एक्सरसाइज करो मेरे सामने। तो हम रोज सबको तो नहीं करा सकते, तो थोड़ा बहुत देख सकते हैं, रोज एक्सरसाइज नहीं कराएंगे क्योंकि हमारे पास और भी पेशेंट होंगे, तो उसी को एक्सरसाइज करनी ही होगी। तो इसमें वो खुद करेगा। तो इसमें हम भी जो मैनुअल ट्रीटमेंट में क्या होता है कि जो पेशेंट होगा वो रिलैक्स होगा, डॉक्टर भी रिलैक्स रहेगा एक बार, लेकिन उसमें क्या होगा, जो मरीज होगा उसको एक्टिव रहना पड़ेगा, उसको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। वो तो पहले आराम से बैठा था, अब उसको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो समझ गए होंगे, बाकी इसमें लिखा है तरीके क्या है, योगा हो सकता है या स्ट्रेचिंग हो सकती है ना, इस तरह की चीज़ें हो सकती है जिससे उसको आराम मिले। समझ गए। दूसरी अब बात करते हैं रिसर्च मेथडोलॉजी की, क्या क्या रिसर्च के मेथड हैं। तो सबसे पहले रिसर्च क्यों करें और रिसर्च कैसे करें, दोनों बात है। रिसर्च सीधी सी बात है, कोई नई चीज को पाने के लिए, नई टेक्नोलॉजी को पाने के लिए हम लोग रिसर्च करते हैं। रिसर्च मेथडोलॉजी की डिफिनीशन क्या है? तो रिसर्च मेथडोलॉजी की डिफिनीशन ये है कि हम कोई नई टेक्निक बनाएं जिससे पेशेंट का इलाज करें और उसको आराम मिले, या फिर पुरानी टेक्निक ही यूज करें लेकिन वो इफेक्टिव होना चाहिए ताकि पेशेंट पर असर करे, ऐसा ना हो कि बेकार ऐसे कर दिया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि रिसर्च मेथडोलॉजी में हम लोगों को या तो नई टेक्नोलॉजी अपनी तरफ से सोचनी, नई रिसर्चिंग करनी है। अब कोई नया रोग आ जाए तो अपनी तरफ रिसर्च करना पड़ेगा, और नहीं तो क्या करना पड़ेगा, पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे लेकिन वो इफेक्टिव वे में होनी चाहिए, वरना बेकार हो जाएगा। अब सबसे पहले करेंगे क्या रिसर्च, समझ गए ना। रिसर्च मेथडोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि नई टेक्नोलॉजी का यूज करना या नया ट्रीटमेंट यूज करना अच्छी तरीके से, या फिर पुराने ट्रीटमेंट को इफेक्टिव वे में यूज करना। हो सकता है पुराना ट्रीटमेंट ना असर करे, इसको भी देखना है कि क्या पुराना ट्रीटमेंट इफेक्टिव है या नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग रिसर्च प्रॉब्लम की। सीधी सी बात है कि अगर सबसे पहले अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम तो पता होनी चाहिए कि क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हमको रिसर्च करना पड़ रहा है। हम पहले देखेंगे रिसर्च करने से पहले मैनुअली आराम मिल रहा है कि दूसरी तरीके से मान लो थेरापेटिक तरीके से आराम मिल रहा है, यानी कि हमें हमारे काम करने से बात बन रही, थेरेपिस्ट के काम करने से बात बन रही, फिजियोथेरेपिस्ट के, या फिर पेशेंट के एक्सरसाइज करने से बात बन रही है। तो हमें ये पहले चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें पीको मेथड यूज करते हैं, PICO, P कैपिटल में, I भी कैपिटल में और CO भी कैपिटल में। तो पीको मेथड क्या होता है? पीको का सबसे पहला होता है पेशेंट, हमें पेशेंट चाहिए होगा जिसके बारे में हमें इलाज करना है ना। तो ये चेक करना हमें कि क्या है, जैसे नी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, उसमें कोई रोग होता है, तो नी के जो रोग होगा उसके लिए हम देखेंगे ये रोग है इसमें, है ना। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर वो रोग है, आर्थराइटिस रोग है, तो हम लोग उसको पहले चेक करेंगे कि कौन सा रोग है, ठीक है। फिर मैनुअली थेरेपी करेंगे सबसे पहले, नहीं काम होगा तो फिर कौन सी करेंगे, तो हमने बताया कंपैरेटिव थेरेपी का यूज करेंगे। फिर कैसे करेंगे, फिर कंपैरिजन करेंगे, किसी ग्रुप को बनाएंगे, एक ग्रुप को फिर दूसरे ग्रुप को, दोनों ग्रुप पे अलग अलग ट्रीटमेंट करेंगे, और ट्रीटमेंट करने के बाद एक नया यूज करेंगे तो पुराना यूज करेंगे, और ट्रीटमेंट करने के बाद देखेंगे हमारा जो नया वाला काम था
कितना इफेक्टिव है पहले की तुलना में, तो इसको भी करेंगे। और इसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग रिजल्ट देखेंगे कि रिजल्ट क्या मिला, आउटकम्स क्या मिले। ठीक, अच्छी बात है। पीछे आगे देखते हैं हम लोग। देखो अब बात आती है, हम रिसर्च करेंगे कि रिसर्च करो पहले से कहीं पढ़ा नहीं, तो हम लोग तो रिसर्च करेंगे, लेकिन रिसर्च किया हुआ पहले से कहीं पढ़ा नहीं, जिसको बोलते हैं रिसर्च के डेटाबेसेस, जहाँ पे ऑलरेडी रिसर्च करके लोग अपनी चीज़ों को रख चुके हैं। तो ये कौन कौन से नाम हैं, इनको बात करते हैं। यानी कि आप इंटरनेट में जाके यूज़ करोगे कि फिजियोथेरेपिस्ट ने क्या क्या यूज़ करा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, तो वो आपको मिलेगा। तो कौन कौन से डेटाबेस, मतलब क्या होता है, एक कलेक्शन, मतलब एक लैंग्वेज होती है डेटाबेस करके, उसमें डेटा को रख दिया जाता है। आप कंप्यूटर फील्ड करिए जाने दो, लेकिन इतना समझ लो कि आप रिसर्च करोगे, आपने सेव कर दिया, आप भी अपनी चीज़ रिसर्च करके सेव कर सकते हैं, और ऑलरेडी जो रिसर्च कर चुके हैं उनका भी डेटा सेव है। तो कौन कौन सी चीज़, पहला आता है पबमेड। जब आप गूगल में डालोगे पबमेड, तो आपको एक डेटाबेस मिलेगा। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है आपका पब्लिक मेडलाइन। इस तरह लिखना, लिखो PUB और फिर सब कैपिटल में लिखना, MEDLINE, सब कैपिटल में, LINE, हाँ, पब मेडलाइन पूरा मिला। अब उसका फुल फॉर्म लिखो, हाँ, PUB अलग है, काट के फिर से PUB डैश गैप करके लिखना, MEDLINE। इसका फुल फॉर्म है पब्लिक, पूरे का पब्लिक मेडिकल, MEDICL, मेडिकल लिटरेचर एनालिसिस एंड रिट्रीवल सिस्टम ऑनलाइन, ठीक है, ओके। तो ये है पबमेड, यानी कि इसमें जितने जितने डॉक्टर हैं उन सब, जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट भी शामिल हैं, उन्होंने अपना रिसर्च लिख रखा है, जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी डॉक्टर को कोई प्रॉब्लम आ रही है और वो कर नहीं पा रहा है, तो उसका ये यूज़ कर सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा देख लो, दूसरा है पेड्रो, PED कैपिटल में, RO स्मॉल में। इसका फुल फॉर्म लिखो, नहीं, खाली पेड्रो, PEDRO, पब नहीं, PEDRO, ठीक है ना। इसमें लिखो फिजियोथेरेपी एविडेंस डेटाबेस। इस वाले में सिर्फ फिजियोथेरेपी वालों का रिसर्च वाला डेटा पड़ा है, तो हमने अभी नाम बोला, ठीक है ना। तीसरा है गूगल स्कॉलर, तीसरा है, और भी सारे हैं, लेकिन तीन की बात करें,
इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, ठीक है ना। अभी नाम बता रहे हैं, गूगल स्कॉलर, ठीक है, गूगल स्कॉलर। तो इसमें क्या है, लोगों का जो रिसर्च करा हुआ डेटा, जो पहला जो दूसरा वाला पेड्रो, उसमें तो फिजियोथेरेपिस्ट का ही डेटा है, वो अपना जैसे फिजियोथेरेपिस्ट को सब नहीं देखना है तो पेड्रो में जा सकते हैं। लेकिन बाकी में जैसा मैंने बताया, पहला वाला पबमेड या मेडलाइन, वो क्या है, वो सबका है। इसके बारे में डिटेल में लोग देखते हैं। इसके बाद क्या स्टडी डिजाइन करेंगे, हमें स्टडी करनी पड़ेगी। क्या हमने बताया, फिर से बता दें आपको, फिर सीक्वेंस कैसे बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल रिसर्च मेथडोलॉजी क्या चीज़ है, तो ये बताना है रिसर्च मेथडोलॉजी नई चीज, नए ट्रीटमेंट को पाना या पुराने ट्रीटमेंट को इफेक्टिव वे में लगाना या यूज करना। पहला, ठीक, अच्छी बात है, करेंगे यूज या नई चीज करेंगे। अगर नई चीज करनी है तो उसके लिए टेस्टिंग होगी। पहले हम मैनुअली करेंगे, मैनुअली आराम मिल जाता है, छोड़ दिया, खत्म कहानी। फिर हम मैनुअली नहीं होगा तो थेरापेटिक करेंगे, थेरापेटिक में भी आराम नहीं मिला तो रिसर्च करेंगे, है ना। हमने कुछ दिन एक्सरसाइज कराई, नहीं हुआ तो हम फिर आगे देखेंगे, सोचेंगे, नई चीज सोचेंगे, समझ पाएंगे। तो इसमें क्या यूज करेंगे, पिको का यूज करेंगे। जैसे नी से कोई प्रॉब्लम, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो उसकी प्रॉब्लम को देखें, नी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसको देखेंगे कि क्या है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि नी की प्रॉब्लम को लेकर चलेंगे, ये प्रॉब्लम है, इसको देखना है। तो हमने एक पेशेंट उठा लिया इस चीज का, नी वाला, फिर उसमें मैनुअल थेरेपी करेंगे और जो भी रिजल्ट आया उसको लिख लेंगे तो आउटकम हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम और भी रिसर्च करेंगे, हम ये रिसर्च नहीं हुई तो हम ये चेक कर लेते हैं कि मैनुअल थेरेपी में क्या हुआ। आगे चलेंगे, अब हमें रिसर्च करना है तो हम ये भी कर सकते हैं, अगर मान लो हम रिसर्च ना करें, ऑलरेडी रिसर्च चीज़ों को उठाएं तो काम यूज कर लें, तो हमने उठाने के बाद बताया। लेकिन उठाने के बावजूद भी काम नहीं बनेगा तो रिसर्च करना, समझ पा रहे हो ना कि पबमेड है वहाँ से उठा लिया तो ठीक, अच्छी बात है, या आपने पेड्रो से उठा लिया उससे चलो अच्छी बात है, इसके अलावा गूगल स्कॉलर से उठा लिया वहाँ से बात गई तो अच्छी बात नहीं बनी तो हमें रिसर्च करना पड़ेगा, है ना। अब कैसे रिसर्च करेंगे, सिस्टम डिजाइन करेंगे, यानी कि स्टडी के लिए डिजाइन करेंगे कि कैसे अब हमें स्टडी करना है, समझ पा रहे हो। तो रैंडमाइज कंट्रोलिंग ट्रायल, ये होता है रैंडमाइज कंट्रोलिंग ट्रायल। तो दो ग्रुप में बांट देंगे पेशेंट को, रैंडमाइज कंट्रोल्ड ट्रायल, RCT लिखेंगे कैपिटल में, ब्रैकेट में लिखो चाहो तो RCT, सब आपको हम दे देंगे लेकिन आप पहले समझ लो, अभी हमने और नोट्स हैं, एक क्लास हुई है, खैर RCT। तो इसमें क्या होता है, अब हमें बात नहीं बनी, हमें नई चीज़ करनी है तो हम एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें पुराने लोग होंगे, पुराना ट्रीटमेंट होगा सॉरी, और एक नया ग्रुप बनाएंगे, दूसरे ग्रुप में नया ट्रीटमेंट होगा, यानी कि दो ग्रुप में होंगे, एक में पुराना ट्रीटमेंट होगा और एक में नया ट्रीटमेंट होगा। इस तरह से इलाज करेंगे। फिर इसके बाद एक पेशेंट की रिपोर्ट निकालेंगे कैसे क्या हुआ दोनों तरफ से, और क्रॉस सेक्शनल स्टडी भी करेंगे, यानी कि किसी एक जगह पर जा करके हम देखेंगे कि क्या हुआ, आखिर का रिजल्ट क्या आ रहा है, कुछ हुआ कि नहीं हुआ। तो कलेक्ट करेंगे हम लोग सारे लोगों का डेटा एक पॉइंट पर, जिसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी, ठीक है। तीन तरह की स्टडी बता दिया। RCT में क्या करेंगे, दो ग्रुप होंगे, एक ग्रुप में नया ट्रीटमेंट, दूसरे ग्रुप में पुराना ट्रीटमेंट। उसके आगे हो गया, दोनों का एक एक उठा लेंगे, एक एक पेशेंट की केस स्टडी करेंगे, ठीक है ना, कि क्या हुआ। उसके बाद सबका डेटा उठा लेंगे, जिसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी, सबका डेटा उठा लेंगे, कई लोगों से डेटा उठा के उस पर भी देखेंगे क्या हुआ। हो सकता है एक को आराम मिल गया, हमने जिसको उठाया, एक स्टडी को हमने लिया, एक इसको लिया, नए वाले को, एक पुराने वाले को, दोनों को लिया और दोनों को आराम मिल गया लेकिन बाकी को नहीं मिला। तो हमें तो सबको लेके चलना पड़ेगा ना, तो सबका डेटा उठाना पड़ेगा, क्रॉस सेक्शनल डेटा उठाना पड़ेगा और उसके बाद आगे काम करना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, समझ पाए, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं कोई, वो तो बताओ। आपको देंगे, नोट्स देंगे, पढ़ के ना और भी कुछ लगे तो दोबारा पूछ लेना, ठीक है। अभी हम लोग आगे चलते हैं।
करते हैं कि क्या क्या बात हुई, डेट हम एक को नया ट्रीटमेंट देंगे, एक को दूसरा ट्रीटमेंट देंगे, अच्छी बात है, लेकिन हम मेजरमेंट में तो करेंगे कि उसको आराम कितना मिला। तो मेजरमेंट करने के तरीके होते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं, इसको बोलते हैं डेटा कलेक्शन एंड सैम्पलिंग। तो हम लोग क्या सैंपल कैसे करते हैं, बड़े ग्रुप से डेटा नहीं लेना, छोटे ग्रुप से डेटा लेना, इसको बोलते हैं सैंपल। जैसे कोई भी प्रोडक्ट होता है तो वो पहले अपने सैंपल देते हैं कि मेरा देखो ये प्रोडक्ट कितना अच्छा है, छोटी चीज़ निकालते हैं, है ना, और उसको लोग जब पसंद करने लगते हैं तो बड़ी चीज़ निकाल देते हैं। तो हम लोगों को सैम्पलिंग चाहिए होगा, और सैम्पलिंग के लिए हम लोगों को क्या चाहिए होगा, कुछ एपरेटस चाहिए होगा, कुछ स्केल्स चाहिए होंगे जिससे हम लोग मेजर करें। जैसे पहला स्केल है वॉस स्केल, विजुअल एनालॉग स्केल, अब लिख लो VAS कैपिटल में, VAS स्केल, तो बताता हूँ क्या है, आगे इसको डिटेल पढ़ेंगे लोग। VAS स्केल, इसका फुल फॉर्म लिख लो, विजुअल एनालॉग, ANALOGE, एनालॉग स्केल। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग एक लाइन खींचते हैं और उसमें पेन से कितना आराम मिला उसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो इससे मेजर करते हैं, इसमें आज का हमें इतना आराम है तो हमने यहाँ टिक लगा दिया, अब उससे ज़्यादा आराम है तो आगे टिक लगा दिया, कम आराम है तो पीछे टिक लगा दिया। तो इस तरह से हम लोग एक लाइन में कितना पेन है ट्रीटमेंट के बाद उसको मेजर करते हैं, ठीक है ना, आउटकम्स क्या है ट्रीटमेंट के बाद। तो वास एक स्केल है, यानी कि पेन में कितना रिलीफ हुआ इसको मेजर करने के लिए एक स्केल बनाई गई है, लेकिन लाइन खींच देते हैं जिसमें हम लोग लिखते हैं कितना आराम मिला पेन से, समझ गए है ना। तो पेन दर्द से कितना आराम मिला। दूसरा होता है ग्वाइनोमीटर, इसके स्पेलिंग लिख लो GONIO, ग्वाइनोमीटर। पहले वाला लिख लेना कि पेन से रिलीफ, पेन को मेजर करने के लिए होता है, इसको लिख लिया पहले ग्वाइनोमीटर। ऊपर वाला लिख लो वास जो होता है VAS, वो पेन मेजरमेंट के लिए होता है, कितना आराम मिला। अभी हम लोग उसको करेंगे, मैथ में थोड़ी सी हल्की जाएगी तो करेंगे तो आ जाएगा। ग्वाइनोमीटर जो होता है वो जैसे गर्दन कितनी पहले कुछ एंगल इसको भी होगी, फिर और ज़्यादा एंगल इसको भी होगी, है ना। तो जो एंगल को मेजर करेंगे उसके लिए एपरेटस है ग्वाइनोमीटर। ग्वाइनोमीटर को गर्दन में रखा जाएगा और मेजर करा जाएगा कि पहले कितना घूम पा रही थी और अब कितना घूम पा रही है गर्दन, या पैर पहले कितना उठता था एंगल से और अब कितने एंगल से उठ रहा है। तो मेजर करते हैं उसको कि कितने एंगल से कोई कितना आराम मिला है, ठीक है, मोशन में कितना आराम मिला है घूमने में। फिर MMT होता है, MMT पढ़ेंगे, MMT घर में पढ़ेंगे तो नोट्स में भेजते रहेंगे, अपना पढ़ते रहना। MMT का फुल फॉर्म है मैनुअल मसल या मसल्स टेस्टिंग। ये स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए होता है ना। इसको भी कराया जाता है एक्सरसाइज के तौर पे कि क्या होगा, तो इसकी टेस्टिंग होती है कि पहले मसल्स कितनी स्ट्रांग थी, लेकिन कुछ लोग हाथ उठते ही नहीं, कुछ लोगों को उठाना पड़ता है तब उठता है ना। तो बहुत चीज़ें होती हैं, वो लोग पढ़ेंगे। तो बात करते हैं अभी हम लोग MRC की, यानी कि बात करें इसी कितने पॉइंट्स देंगे इसकी बात करते हैं कि जैसे हमने कहा कि मूवमेंट हो रहा, मसल्स का मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है, तो हम उसके विरुद्ध काम कर पाते हैं कि नहीं, उसके अगेंस्ट काम कर पाते हैं कि नहीं, तो उसको अगेंस्ट ग्रेविटी की बात कही जाएगी। तो अगर 5 मार्क्स कब देंगे, जब मैक्सिमम रेजिस्टेंस हो, यानी कि पेशेंट होल्ड द पोजीशन अगेंस्ट योर स्ट्रॉन्ग प्रेशर, यानी कि पोजीशन को होल्ड कर पाएगा जब एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर लगेगा। पेशेंट कैन रेसिस्ट सम प्रेशर, ठीक है ना, ये होगा। तो अगर 3 पॉइंट पहले बता दें क्या क्या है। पहला 0, उसके में मसल्स में कोई एक्टिविटी नहीं होगी पहले। दूसरा होगा 1, जिसमें थोड़ा सा घुमा फिरा पा रहा है, उसको बोलेंगे 1 ट्रेस कर पा रहा है। दूसरा क्या है, उठा पा रहा है सब,
ठीक है, उठा पा रहा है, ग्रेविटी एलिमिनेशन कहते हैं इसको, वो उठा पा रहा है। और फिर फेयर होता है, ठीक है ना, तो वो क्या होता है, ग्रेविटी तो उठाना पड़ता है तो उठा लेता है, नहीं तो कोई उठाएगा तब उठाएगा, ठीक है। इसको डिटेल में देखेंगे अभी आगे, और आगे बात। एक और होता है पी वैल्यू, नहीं पी वैल्यू अलग चाहिए, एमएमटी अलग चाहिए, वो मसल्स के लिए। अच्छा देखो मैं क्या बोला था, एमएमटी के बाद बोला था क्या कुछ, मैंने यही बोला था एमएमटी के बारे में, ही बोला था कि मसल्स जो होती हैं वो कितना काम कर रही है, तो उसके लिए मार्किंग करी जाती है कि अगर नॉर्मल है तो 5 मार्किंग, गुड है 4 मार्किंग, फेयर है तो 3 मार्किंग, पुअर है तो 2 मार्किंग, ट्रेसिंग कर पा रहा है तो 1 मार्किंग, वरना 0 मार्किंग। इसको लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं पी वैल्यू क्या होती है। तो हम लोग जो भी ट्रीटमेंट हुआ है, ठीक है, न्यू एक्सरसाइज से जो भी आराम मिला, जैसे बैक पेन है उसकी एक्सरसाइज कराई हम लोगों ने, उसमें जो भी आराम मिला है उसके एक वैल्यू दिया जाता है, उसको पी वैल्यू कहते हैं। तो इसके बेस पर हम बता पाएंगे उसको आराम मिला है या नहीं, पी वैल्यू के बेस पर, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू 0.05 से कम है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि उसको आराम मिला है, ठीक है ना, और उससे ज़्यादा है तो उसको आराम मिला, दोनों में आराम मिलता है। थोड़ा सा अंतर बताएंगे, 0.05 से कम है तो उसका मतलब उसको रिजल्ट मिला, लेकिन बाई लक है, बाई लक मतलब वो किस तरह से मिल गया आराम, लेकिन हमें पता नहीं कैसे मिला। और दूसरा जो है अगर 0.05 से ऊपर है तो जो हमारी इमेज आराम तो मिला 0.05 में, और उससे ऊपर है तो प्रॉपर आराम नहीं मिला। तो अगर 0.05 से कम है तो सिग्निफिकेंटली उसमें वर्क हो रहा है, नहीं तो वर्क नहीं हो रहा है। इसको डिटेल देख लेंगे, हम बात कर लो। अब फिर से हम लोग चलते हैं, उसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। हमने बताया था कि आपको कि हम लोग पढ़ेंगे पबमेड, पब्लिक मेडलाइन को डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग, क्या चीज़ है ये, इसको देख लेते हैं। तो हमने बताया कि पबमेड एक डेटाबेस है जहाँ पर जितने भी डॉक्टर होते हैं वो ऑलरेडी रिसर्च किया हुआ डेटा को यूज़ करते हैं, देखते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आती तो देखते हैं, अदरवाइज ऐसे भी देखते हैं, ठीक है ना। किसने बनाया इसको, पबमेड को? इसको बनाया देखो, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने इसको बनाया है यूएसए, इन यूएसए। इसमें जो है इंपॉर्टेंट 36 मिलियन रिसर्च का हुआ डेटा रखा है, 36 मिलियन रिसर्च डेटा रखा है समरी के फॉर्म में। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है इसको देख लो। इसमें इंक्लूड है मेडिसिन, यानी क्या मेडिसिन दी गई, नर्सिंग कैसे इलाज करा गया, और बायोलॉजिकल मैकेनिज्म, फिजियोथेरेपी में क्या यूज़ करा गया, बायोलॉजिकल मैकेनिज्म क्या क्या यूज़ करें, उसकी भी बात करेंगे। इसमें क्या है, ये की फीचर्स निकालो, इसी की हेडिंग डाले ना, पबमेड की फीचर्स ऑफ पबमेड निकालो, की फीचर्स ऑफ पबमेड। तो इसमें लिखो ME, एम लिखना कैपिटल में, ई लिखना स्मॉल में, और फिर लिखो ME, एम इस कैपिटल में, ई स्मॉल में, फिर SH दोनों कैपिटल में,
उसके आगे लिखो टर्म्स, इसका फुल फॉर्म लिखो, लिखो मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग। ठीक है, इसका मतलब कि अगर आप हार्ट अटैक डालोगे तो उससे रिलेटेड चीजें भी आ जाएगी, है ना। ये ऑटोमेटिक इंक्लूड कर लेगा मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन को इंक्लूड करेगा अगर आप हार्ट अटैक डालते हो तो, यानी कि एक उसके अराउंड की चारों चीजें भी कवर कर लेगा। ये क्या है, हाई लेवल क्लिनिक ट्रायल है, यानी कि अच्छी जगह से ट्रायल करा गया, ऐसे नहीं करा गया, हाई लेवल क्लिनिक ट्रायल है और उनके लिए भी है जो अच्छे से करना चाहते हैं। सिस्टमैटिक रिव्यू है, आपको रिव्यू पढ़ोगे, जिसको हिंदी में समीक्षा बोलते हैं, तो आपको ढंग से मिलेगा, सिस्टमैटिक रिव्यू है। और क्या क्या जो कंडीशन थी उस समय वो भी यहाँ पर दी गई। इसकी फीस कुछ भी नहीं, आप डेटाबेस जाओ, खोलो, जो भी आपको पढ़ना है पढ़ लो, कोई भी फीस नहीं, ठीक है ना। तो इसको बनाया तो हमने बता दिया आपको क्या क्या है। अगली बात करते हैं हम लोग पेड्रो। पेड्रो क्या है, ये फिजियोथेरेपिस्ट के लिए खास तौर से बनाया गया है, लिखा है उस साइड पे। ये किसके लिए बनाया है, खास तौर से फिजियोथेरेपिस्ट के लिए बनाया है, यानी कि अगर फिजियोथेरेपिस्ट वहाँ बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़ेगा पहले वाले, क्योंकि उसमें और भी चीज़ों का रिसर्च पढ़ा होगा, लेकिन इसमें से फिजियोथेरेपी वालों की ही रिसर्च पढ़ी है, ठीक है ना। तो पेड्रो जो है स्पेशलाइज्ड डेटाबेस है फिजियोथेरेपिस्ट के लिए। इसमें क्या क्या चीज़ आती है, क्या क्या फिजियोथेरेपी रिलेटेड रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करेगा, यानी कि नए क्या ट्रायल करा गया, नया ट्रीटमेंट इनको दिया गया, इनको पुराना ट्रीटमेंट दिया गया, उन दोनों को चेक करा गया, दोनों में क्या क्या अंतर है वो लिखा है उसमें। दूसरा बहुत पर ना सिस्टमैटिक रिव्यू, इसमें भी सिस्टमैटिक रिव्यू है, ऐसा नहीं कि ऐसा समझ दिया, इसमें भी सिस्टमैटिक रिव्यू दिया गया है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन, आप क्लिनिक में प्रैक्टिस करो, कैसे करेंगे प्रैक्टिस की गाइडलाइन भी दी गई कि आप कैसे कैसे एक्सरसाइज करिए, वीडियो सही पढ़ा है इसमें। सिस्टमैटिक रिव्यू बताया, हाँ सिस्टमैटिक रिव्यू दिया गया है और गाइडलाइन भी दी गई कि अगर गाइड करना चाहो, गाइड देखना चाहो तो कैसे हम करें, आपको समझ नहीं आ रहा और कोई फिजियोथेरेपिस्ट आपको बता नहीं रहा, आप वहाँ चले जाओ, उसमें दिखाएंगे, वीडियो दिखाएंगे, चित्र दिखाएंगे, पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, देखते हैं, तो आपका काम आसान हो जाएगा, है ना। तीसरी बात करते हैं, इसमें जब लोगों ने रिसर्च करा फिजियोथेरेपिस्ट ने, तो उसमें नंबर भी दिए गए कि जिसने करा रिसर्च, किसी को 4 नंबर, किसी को 5 या 10 में से, किसी को 4 नंबर, किसी को 5 नंबर, किसी को 8 नंबर, किसी को 10 में 10 नंबर, ये सब दिए गए, नंबर भी दिए गए कि आप चाहते हो कि 10 में 10 नंबर वाला हो तो 10 में 10 नंबर वाला दिखा देगा कि इन लोगों को 10 में 10 नंबर दिया, आप पहले उसी को प्रेफर करोगे 10 में 10 वाले। अगर 10 में 10 वाला सक्सेस नहीं होना तो कोई जरूरी नहीं 10 में 10 वाला सक्सेस ही हो जाए, ट्रीटमेंट हो सकता है 10 में 10 वाला सक्सेस हो जाए, तो फिर आप नीचे जाओगे, है ना। तो पहले लोग कोशिश ये करेंगे 10 में 10 वाले जो ट्रीटमेंट करेंगे, समझ पा रहा है मेरी बात। जैसे आप भी कोई ट्रीटमेंट नया करा, आपको लगा नहीं हम अपने हिसाब से करते हैं, थोड़ा बहुत आपने करा, और खासकर हल्की फुल्की चीज़ों का आप अपना नया ट्रीटमेंट करोगे, भारी चीज़ों पे नहीं करोगे, तो करा, आपको लगा आराम मिला, तो आप रिसर्च बनाओ और उसको बता दो, तो आपकी बात, आपको भी पॉइंट मिलेंगे, कितने मिलेंगे, क्या मिलेंगे, ठीक है ना। इसमें जिसको 10 में से 6 मार्क्स मिलते हैं उसको बोलते हैं कि ये हाई क्वालिटी का रिसर्च किया गया है, हाई क्वालिटी का रिसर्च। 10 में से 6 मार्क्स मिल गए तो हाई क्वालिटी का रिसर्च किया गया है, इसमें ऐसा बोलते हैं। आगे बात करते हैं किसके लिए बेस्ट है, रिलायबल फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट है, विश्वसनीय फिजियोथेरेपी इसमें लिखी गई है। ऐसा नहीं कि 2 दिन किसी ने जाया टिक डाला, उसको वहाँ जाएगा, आपने करा डाल दिया, वहाँ पर नंबर दिए जाएंगे, अगर सही तो सही, घटा दिया जाएगा, 10 में 0 दिया जा सकता है, 0 देखिए जनरली कोई देरी होती है। तो इसमें क्या है, जो नॉन फिजियोथेरेपी है उनके घट जाती है बात, आप अपना देख सकते हो, इसमें भी कोई फीस नहीं है, आप जाइए
उसको खोलिए, गूगल में सर्च करिए, खोल लीजिए, कोई फीस नहीं, ठीक है ना। तीसरी बात आती है गूगल स्कॉलर की। एक और आता है गूगल, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, गूगल स्कॉलर, उसकी बात करते हैं। तो गूगल स्कॉलर क्या है? ये भी एक सर्च इंजन है। गूगल स्कॉलर क्या है? एक सर्च इंजन। गूगल लिखते हैं, आप सर्च करते हैं, हाँ, वैसे एक सर्च इंजन ये भी है, ये सब जगह पाया जाता है। इसमें क्या है? इसमें सब कुछ, एवरीथिंग, बुक्स हैं, पेपर्स हैं, टेक्निकल रिपोर्ट्स हैं, रिसर्च है, सब कुछ है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो ना हो। इसमें यह भी लिखा गया है कि किसी एक पेपर को कितने लोगों ने यूज करा। अगर एक पेपर को 500 से ज़्यादा लोगों ने यूज करा तो उसको बोला जाएगा ये फील्ड के लिए अच्छा है। और किसके लिए बेस्ट है? स्पेसिफिक पेपर बाय इट्स टाइटल। अब इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप उसको पढ़ सकते हो। जैसे आप पीडीएफ मिल जाएगा, उसको पीडीएफ मिलेगा तो उसको आप पढ़ सकते हो। सकता है वीडियो डालने लगे हो, कुछ भी हो सकता है इसमें। तो इसमें क्या है? ये भी फ्री टू एक्सेस है, कोई भी पैसा इसमें नहीं लगता है। ओके, आगे थोड़ा और देख लेते हैं। ये सब समझ में आ रहा है ना? अगर दिक्कत हो आप नोट्स पर बताओ, अगर नोट्स में डिस्कस करना कि सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई तो उसको फिर हम लोग आगे देख लेंगे। और जो हम बता रहे हैं, अगर हमें पेपर बनाने कहा जाए तो हम ये बताएंगे, जिसको बनाए उसको बता देंगे ये चीज़ देना, ठीक है? पेपर इजी आएगा, उसकी चिंता वाली बात नहीं। चलो देखते हैं एथिक्स इन रिसर्च। क्या क्या एथिक्स होते हैं? एथिक्स मतलब मैनर, है ना? मैनर क्या होता है? भी पेशेंट आ रहा है और कोई दूसरा पेशेंट है, उसको इन्फॉर्मेशन दे दो, अरे इनकी तो टांग खराब थी, ठीक कर दी। नहीं देना है, इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। क्यों? वो नहीं चाहता बताओ सारी दुनिया को हमारी टांग खराब थी, हमारा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, है ना? ये नहीं बताना है। तो फिजियोथेरेपी रिसर्च में कुछ एथिक्स गाइडलाइन होती है। आप रिसर्च कर रहे हो तो कुछ गाइड्स हैं। इसको किसने बनाया? IRB, सब कैपिटल लिखना, IRB और ब्रैकेट में लिखो उसको इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, ब्रैकेट क्लोज कर दो। दूसरा जो एक और ने बनाया है इसको रिव्यू, REVIW, रिव्यू बोर्ड, ब्रैकेट क्लोज, और IEC एक और ने बनाया है, इसका दूसरा नाम है, एक और ने, इसको लिखो इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी, इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी, ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक है? आगे देखो इसमें, किसी भी मरीज को इलाज करने से पहले उसको बताना पड़ेगा, उससे पेपर में साइन कराना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि करने लगे तो उसको खराब हो गया, वो भी बेचारा कुछ नहीं पाएगा, तो उसको बताना पड़ेगा। बिफोर स्टार्टिंग द रिसर्च मस्ट एक्सप्लेन द स्टडी पर्पज, रिस्क एंड बेनिफिट टू द पेशेंट। क्या नुकसान हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है, दोनों चीज़ बताओ। जैसे हॉस्पिटल में होता है तो एक पेपर में साइन करना है। हाँ, द पेशेंट देन साइन अ डॉक्यूमेंट वॉलंटरी, यानी अपनी इच्छा से तो उसमें साइन करेगा, है ना? अब बात करते हैं कॉन्फिडेंशियली। कॉन्फिडेंशियली होना चाहिए काम, है ना? लेकिन सब चीज़ बताने की जरूरत नहीं है। द आइडेंटिफाइड पर्सनल मेडिकल रिकॉर्ड्स ऑफ द पेशेंट मस्ट बी केप्ट प्राइवेट एंड नॉट डिस्क्लोज इन द फाइनल रिपोर्ट। हम रिपोर्ट दे सकते हैं रिसर्च में, लेकिन पेशेंट का नाम नहीं लिखेंगे कि हमने इस पेशेंट पे कराया ये रिसर्च, ये नहीं लिखेंगे। क्या रिसर्च करें ये आप लिख दो, आप पेशेंट ABC लिख दो, ABC पर रिसर्च करें ये लिखना, तो नाम नहीं लिखना। उसकी जो खबर है उसको छिपा करके ही रखना है, भले वो कह रहा हो तो भी हम नहीं बताएंगे, भले वो बता रहा। तीसरा है बेनिफिशेंस। क्या होता है कि रिसर्च प्राइमरी ड्यूटी टू मिनिमाइज हार्म एंड मैक्सिमाइज बेनिफिट, यानी कि हमें नुकसान नहीं देना चाहते, चलो कोशिश पूरी रहे कि हम उसको बेनिफिट दें। नुकसान नहीं करना, हम हमारा कोई प्लान है और कुछ ट्रीटमेंट करा छोड़ दिया उसको, बेचारा परेशान, हमारा प्लान नहीं सोचे, है ना? तो क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देना। पॉइंट लिखवाता हूँ,
फिर लास्ट में ऑटोनोमी। ऑटोनोमी क्या है कि विड्रॉ कर लेना, जब हो गया काम अब विड्रॉ कर लेना। द पेशेंट हैज, पेशेंट को भी राइट है हटाने का, जैसे उसको नुकसान हो रहा वो हटाने का राइट होना चाहिए। द पेशेंट हैज द राइट टू विड्रॉ द स्टडी एट एनी टाइम विदाउट एनी पेनल्टी, यानी कि किसी भी समय चाहे हमें आराम नहीं मिला तो करने की हमें इजाजत, उसको पकड़ के नहीं रख सकते कि नहीं आपको कराने की। तो क्या क्या चीजें इन्होंने बताई एथिक्स में? पहला बताया लिख लो, इनफॉर्म्ड कंसेंट। पहला एथिक्स डालो, पहले एथिक्स नहीं सर, इनफॉर्म्ड कंसेंट। कॉन्फिडेंशियलिटी, CONFIDENTIALITY, फिर से बोल दे रहा हूँ, CONFIDENTIALITY, ठीक है। अगला लिखो बेनिफिसेंस, BENEFICENCE, देखिए बेनिफिसेंस मतलब सबसे ज़्यादा नाम बता रहा है। इनफॉर्म्ड कंसेंट मतलब पहले से उसको जानकारी देना। दूसरा कॉन्फिडेंस मतलब क्या होता है, उसको छिपा के रखना, समझ पा रहे हो ना। तीसरा लिखा है बेनिफिट, ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स देना। चौथा लिखा ऑटोनोमी, ऑटोनोमी उसको विड्रॉ कर, पहले ऑटोनोमी AUTONOMY, ऑटोनोमी यानी कि विड्रॉ करना, NOMY, कोई स्पेलिंग ना कुछ लेना, गलत मत लिखना। अच्छा, ऑटोनोमी, तो ऑटोनोमी क्या होता है कि कुछ पेशेंट को लगता नहीं हम नहीं करेंगे, उसको छोड़ने की इजाज़त होनी चाहिए, और उसको बांध करके नहीं रख सकते। तो इसमें कुछ चीज़ों की फुल फॉर्म आपको बता देते हैं, हमने बताया नहीं बताया पता नहीं, लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं, ठीक है। रोम होता है रेंज ऑफ मोशन, चलिए ROM, कैपिटल लिखना ROM, रोम, रेंज ऑफ मोशन। जब भी वर्ड बोल जाएगा रोम, इसका मतलब है कि मोशन कितना हो रहा है। जैसे इंसान चल नहीं पा रहा था, इंसान पड़ा रहता है, किसी इंसान को नॉर्मल इंसान डाल दो तो चला कर देगा, कम चल पाएगा, तो हमेशा चलते फिरते रहना चाहिए, तो इसको बोलते हैं रेंज ऑफ मोशन। अगला लिखो RCT, अगर ये वर्ड आए इसका मतलब है रैंडमाइज्ड, RANDO, रैंडोमाइज्ड, रैंडोमाइज्ड MIZED, रैंडोमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल, रैंडोमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल। अब आपको नोट्स भेजेंगे, आप अपने पढ़े लिखा से लिखो, ठीक है। अगला वैस, वैस लिख चुके हो, ऐसे लिख लो, एक बार और लिख लो, VAS की जगह मिल जाएगा विजुअल एनालॉग, ANALOGUE, एनालॉग स्केल, पेन के लिए यूज करा जाता है इसका, पेन मेजरमेंट, कितना पेन आराम मिला। अगला होता है इसमें MMT, जो लोग लिख चुके थे, फिर से लिख लो, मैनुअल मसल टेस्टिंग। अगला लिखो जो लिखा है IRB की डाल, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड लिख लिया। आगे लिखो PICO, PICO, P फॉर पेशेंट, कॉमा, I फॉर इंटरवेंशन, INTERVENTION, इंटरवेंशन, फिर लिखो कंपैरिजन, C फॉर कंपैरिजन, और O फॉर आउटकम, एक और लिखो SPSS, लिखो स्टैटिस्टिकल, STATIS, स्टैटिस्टिकल
पैकेज फॉर द सोशल साइंसेस, फॉर द सोशल साइंसेस। आरसीटी टेस्ट भी जो ये होता है आरसीटी का, वही वही मतलब है उसमें। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आरसीटी एक इसमें का मतलब दूर है। अच्छा। आरसीटी का ये समझ गए कितनी देर हो जाएगा? बंद 45 मिनट 40 मिनट।